प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक गॉस नियम के एप्लीकेशन पर है। गॉस नियम से हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि गॉस नियम द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था कि जब व्यापक आवेश सतत आवेश हो तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने में बड़ी सुविधा रहती है। इसके लिए हमको कुछ सिमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। आज जो हमारा इसका एप्लीकेशन का पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी बोर्ड और विभिन्न बोर्डों में, सीबीएसई बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पर। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ज्ञात करेंगे। आपको बताना चाहूँगा इस हेडिंग में क्या दिया है, बताइए। इस हेडिंग में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इस हेडिंग से ही पता है कि आपके पास एक सीधा तार है जिसकी लंबाई कितनी है, इनफाइनाइट है। जिसकी लंबाई कितनी है, इनफाइनाइट है, और हम इस तार के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना चाहते हैं। हम इस तार के कारण क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना चाहते हैं। अब जब इस तार के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना चाहेंगे तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसे देखिए। आपके पास एक सीधा तार, प्लीज, निश्चित बात है इसकी लंबाई आपको अनंत बतानी है। इस तार को ही आप एक अक्ष बना लेंगे। देखिए, इस प्रकार का कोई बनाने का औचित्य नहीं है। हम इसे चाहते हैं कि आवेश दिखाना चाहते हैं, तो ये धन आवेशित है आपके पास तार। हम चाहते हैं कि इसके चारों ओर किसी बिंदु P की बात करें, मैं कहीं पर भी एक बिंदु O बना लूँ इस तार पर। ये चले, मैंने O बना लिया इसे, और यहाँ से R दूरी पर हमने क्या ले लिया, एक बिंदु P ले लिया। अब मैं इस तार के चारों ओर R दूरी पर जाऊँ तो ये आपको एक सर्किल टाइप का मिलेगा। निश्चित बात है, एक सर्किल मिलेगा। इस सर्किल पर आप जरा देखेंगे किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम उसे देख लेते हैं। तो अब ऐसे हम एक सर्किल बना लेते हैं, प्लीज, एक समझने के लिए है। अब आप ये थोड़ा दूरी आपको अलग दिखाई पड़ रही है, दूरी अलग ना दिखाई पड़े, बिल्कुल सिमिलर दिखाई पड़े। तो देखिएगा जो दूरी इतनी है, इतनी दूरी यदि यह भी R है, तो जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा उतना ही विद्युत क्षेत्र आपके यहाँ पर होगा। चूँकि ये त्रिज्य है तो ये दूरी भी R होगी, और यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र वही होगा, यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र वही होगा, यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, वही होगा। क्योंकि आप जानते हैं यदि आप बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चाहें तो आप वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, 1/4πε0 Q/r²। बट ये आपके पास अनंत लंबाई का तार है, तो इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कैसे समान होगा, उसकी दिशा कैसे होगी, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए देखिएगा हम एक यहाँ पर एक तार पर सूक्ष्म अवयव ले लेते हैं। जितनी दूरी पर इधर लेते हैं उतनी दूरी पर सूक्ष्म अवयव इधर भी ले लेते हैं। इस अवयव से जरा देखिएगा P पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिएगा, निश्चित बात है इस प्रकार का, क्योंकि समान दूरी पर ये अवयव है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये बन जाएगी। अब आप जरा देखिएगा, ये जो आपके पास दो पॉइंट हमने P1 P2 ले लिए हैं, इनके कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण समान होगा क्योंकि दूरी समान है। अब इस E का वेक्टर वियोजन करेंगे तो इसका देखिएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये जुड़ जाएगा, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट अपोजिट होने के कारण क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी ध्यान दीजिएगा, इस E का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आउटसाइड में, और वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, और जो ये दूसरा E है यानी P1 के कारण जो E आया है उसके कारण हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस साइड में और वर्टिकल कंपोनेंट इस साइड में। क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं तो ये आपके पास दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बट आप देखिएगा कि यहाँ बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड यदि पॉजिटिव चार्ज है, और कैसे होगा, त्रिज्या। अब मान लो बिंदु P यहाँ होता तो देखिएगा ऐसे, बिंदु P यहाँ होता, चूंकि तार अनंत लंबाई का है तो बिंदु P यहाँ होता, तो आप देख सकते हैं, आपने देखा था कि R दूरी पर इसके चारों ओर आपने सर्किल बना ली थी, तो प्रत्येक बिंदु पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, त्रिज्य और किधर होगा, प्लस चार्ज के कारण किधर बनेगा, बाहर की ओर।
ये मैं आपको ये समझाना चाहता था कि कोई भी इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर है, उसके कारण किसी भी बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, वो रेडियल होगा, और यदि पॉजिटिव चार्ज है तो आउटसाइड, और यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, इनसाइड होगा। यानी किसी भी आवेशित तार के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कैसे होता है, त्रिज्य होता है। यानी इस तार के चारों ओर r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र लेंगे तो वो कैसे होगा, त्रिज्य होगा। कैसे होगा, त्रिज्य होगा। तो इस बात से मैं इतना समझाना चाहता था कि तार के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, आपका त्रिज्य होगा। अब हम इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो हम इस चित्र को अलग ड्रा करते हैं। इस बिंदु P पर देखिएगा जरा, ये बिंदु P यहाँ पर हो, तो आप देख रहे हैं कि इस तार के लिए हमको कोई गॉसियन पृष्ठ इमेजिन करना है, तो इस लाइन पर देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड समान, इधर ऐसे इस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड समान r दूरी पर हो, तो निश्चित बात है कि यदि हम एक इमेजिनरी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लें तो हमें लग रहा है यहाँ पर सिमेट्री मिल जाएगी। तो अब आपके पास जो कॉन्सेप्ट था उसे हम यहाँ पर लागू करते हैं। इस चित्र को हम दूसरे फॉर्म में बनाते हैं। जरा देखिएगा, आपके पास एक वायर जो पॉजिटिव चार्जड है, और इस वायर के कारण किसी बिंदु P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और जो बिंदु P कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, r दूरी पर आपके पास बिंदु P है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस बिंदु P से होकर जाने वाला एक आप क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस खींच लेंगे, क्योंकि अभी हमने आपसे बताया था कि किसी तार के जो आवेशित है के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, त्रिज्य होता है। अब आप देखिएगा, इस तार के कारण आपने एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया, और ये गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा आपके पास, आपको बताया भी हमने कैसे होगा, बेलनाकार होगा। आप जानते हैं प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, त्रिज्य है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। तो इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये। आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 सरफेस दिखाई पड़ रहा होगा, एक सरफेस ये 2, और एक कर्व सरफेस 3 आपके पास सरफेस दिखाई पड़ रहे होंगे। आप देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आउटसाइड में है। अब यहाँ पर इस जो सर्किल है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो ये आपके पास समतल फ्लैट पार्ट है बेलन का, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, इसके कारण जो फ्लक्स होगा वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ई तो आप देख रहे हैं आउटसाइड, इसका एरिया वेक्टर किधर है, अप साइड में है। इसका एरिया वेक्टर किधर है, इधर है। तो यहाँ पर ई और डी ए के बीच में 90 अंश का कोण बनेगा। और वैसे देखिएगा, चूंकि त्रिज्य होता है तो प्रत्येक सर्किल के लिए त्रिज्य जो आपका रेडियस होगा वो टोटल परिणाम उसका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये देखिएगा, इस पर सब पर आउटसाइड यदि आप बना देंगे तो प्रत्येक वेक्टर एक दूसरे को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। तो जो इसका टोटल रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा। अब इसका देखिएगा टोटल रिजल्ट क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो हमारे पास एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार है। इसके कारण किसी भी बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, वो त्रिज्य होती है। और अब हम इसके कारण किसी बिंदु P पर या इसके समीप r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना चाहते हैं तो हम क्या कर लेंगे, r त्रिज्या का एक समाक्ष यानी तार की जो अक्ष है वही हमारे बेलन की भी अक्ष हो, एक काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हम क्या करेंगे, खींच लेंगे। आप देखते हैं इस बेलन में 2 फ्लैट आपके पास सरफेस और एक कर्व सरफेस है। तो अब आप देखिएगा कि इस बेलन के कारण जो फ्लक्स है वो कैसे बनेगा, फाई बराबर, जरा देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, फाई आपके पास जो पहला सरफेस है समतल, इसके कारण फ्लक्स, दूसरा समतल, इसके कारण फ्लक्स, और तीसरा आपके पास कर्व सरफेस है, इसके कारण फ्लक्स के योग के बराबर होगा। तो आप जरा देखिएगा, पहले फ्लैट के कारण आप देखते फाई बराबर क्या बनता है, ई डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर 90 है। आप देखिएगा ई और डी ए के बीच में कितने अंश का कोण है, 90 है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हम चूंकि शुरू से ही सरफेस को डी एस के रूप में ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, ई डी एस कास 90। दूसरे के लिए भी वही बात, ई डी एस कास 90। और तीसरे के लिए हमारे पास बनेगा ई डी एस, चूँकि यहाँ पर कोई भी एरिया लेंगे तो वो उस एरिया के लिए भी क्या होगा,
एरिया क्या होगी, बाहर की ओर होगी। हम तो यहाँ पर आपको बता चुके कि इलेक्ट्रिक फील्ड त्रिज्य है, तो नो डाउट आपको किसी को, तो यहाँ पर EDS cos 0 बनेगा। ऊपर का ये दोनों पार्ट फ्लैट के कारण 0 बन गया और ये बन गया EDS बन गया। क्या बन गया? EDS बन गया। अब आप संपूर्ण गॉसियन सरफेस की बात करेंगे, पूरे वक्र पृष्ठ की बात करेंगे, तो यहाँ पर पूरे वक्र पृष्ठ के लिए आपको फाई लेंगे तो ds की वैल्यू क्या आएगी? 2 पाई RL, क्योंकि वेलन का जो वक्र पृष्ठ है, वेलन का जो कर्व पृष्ठ है, उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 2 पाई RL होती है। तो अब आप देख सकते हैं इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से टोटल फ्लक्स जो है वो E इंटू क्या बनेगा? 2 पाई RL बनेगा। अब आप देखते हैं बाई गॉस लॉ, गॉस क्या कह रहे हैं? गॉस कह रहे हैं कि किसी भी सरफेस से जो कि क्लोज्ड है उससे जो फ्लक्स निकलता है वो क्या निकलता है? 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू। हेयर सिग्मा क्यू की वैल्यू आप देखते हैं, आप जानते हैं क्यू लैम्डा जो इसका रेखीय आवेश घनत्व है। अब यहाँ पर मैं आपको सतत आवेश का वितरण की वैल्यू समझा चुका था पहले आपको कि इस तार पर आवेश का वितरण कैसे है? सतत है और ये एक डायमेंशन का है, तो यहाँ पर आवेश घनत्व जो होगा वो रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा के पदों में लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं चूँकि लैम्डा बराबर क्या होता है? Q/L। यदि L लेंथ है तो इससे आप देखते हैं Q बराबर क्या बनेगा? लैम्डा L। तो सिग्मा Q की वैल्यू कितनी बनेगी? लैम्डा L बाई ε0। तो ये फाई का मान। अब आप देखते हैं इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 आप देखें, समीकरण 1 व 2 से आप देखें तो दोनों के लेफ्ट पार्ट इक्वल हैं, तो राइट पार्ट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। E इंटू 2 पाई RL बराबर क्या बनेगा? लैम्डा L बटे ε0, L कैंसिल हो गया, तो E बराबर 1/2 पाई ε0 इंटू लैम्डा बटे R। यानी किसी स्ट्रेट वायर जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करती है? उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी पर डिपेंड करती है। आप देख रहे हैं कि इस बेलन के इस बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? दूरी समान होगी, सभी बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? समान होगा। ये किधर होगा? जैसे वेक्टर फॉर्म में हम लिख दें तो वेक्टर E इक्वल टू 1/2 पाई ε0 लैम्डा बाई R इंटू यूनिट वेक्टर n कैप, वेयर n कैप क्या है? n कैप इज द यूनिट वेक्टर एंड आउटसाइड फ्रॉम वायर, क्योंकि ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये n जो एकांक वेक्टर है ये त्रिज्य दिशा में होगा। किधर दिशा में होगा? त्रिज्य दिशा में होगा प्रत्येक बिंदु पर। और यदि ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये आउटसाइड होगा, और यदि नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इनसाइड होगा। आप इसे चाहे तो इसे चाहे तो E को आप 4πε0 के पार्ट में भी लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं? 4πε0 के पार्ट में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। देख रहे हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रहा है? तार की लंबाई पर डिपेंड न करके किस पर डिपेंड कर रहा है? केवल बिंदु की तार से उस बिंदु की दूरी जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ज्ञात करना है। ये बात बच्चों मैं आपसे फिर कहूँगा, ये बात तभी सत्य होगी जब हमारा तार क्या हो? लंबा हो, इनफाइनाइट लेंथ का हो। तार के सिरों पर, अब ये तार लंबा हो और तार के इस सिरे पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो ये बात सत्य नहीं हो पाएगी। ये हमारी बात पूरी बात अनंत लंबाई के तार के कारण किसी बिंदु पर सत्य होगी, बट किसी लंबे तार के सिरों के लिए ये बात सत्य नहीं होगी। तो ये हमारे पास अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार था, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ज्ञात की, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? त्रिज्य होता है। आइए अब हमारे पास इस एप्लीकेशन का दूसरा पार्ट भी है। एक आवेशित समतल चादर है जो कि बहुत ही लंबी है, उसी बात को हम ले लेते हैं। तो अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधा तार था। अब हमारे पास है अनंत विस्तार की एक समान आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड
शीट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ कह सकते हैं या एक्सटेंशन कह सकते हैं, विस्तार की बात करें। आपके पास इस हेडिंग से देखने पर क्या लगता है? आपके पास इस हेडिंग से देखने पर आपको बिल्कुल लगता है कि एक आपके पास एक अनंत विस्तार की चादर है। क्या है? चादर है। अब हम बात करें कि अनंत विस्तार की एक चादर है, मैं मान लूँ उसे कि एक अनंत विस्तार की चादर आपके पास है जो एक्स एक्सिस के लंबवत रखी हो। मैं फिर पुनः कहूँगा आपसे, बिल्कुल डाउट ना हो आपको, कोई कन्फ्यूजन आपको क्रिएट ना होना चाहिए। ये एक आपके पास अनंत विस्तार की चादर मैं रखने जा रहा हूँ। प्लीज़ यहाँ पर बिल्कुल किसी बच्चे को ये दिक्कत ना हो कि सर ये चादर, अब यहाँ पर 2D का हमको वर्क करना है तो निश्चित बात है हमको इस प्रकार फॉलो करना पड़ेगा ताकि ये 2D से 3D का दिखाई पड़े। देखिएगा ये आपके पास चादर है, आपके पास ये चादर है, ये कैसी चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। कैसी चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। मैं आपको बताऊं कि आपके पास एक चादर है, ये देखिएगा इस चादर की जो लेंथ है वो क्या है? अनंत है। तो इसे आप क्रॉस कर दें, ये डॉटेड कर दें ताकि आपको लगे कि इसकी लंबाई क्या है, इसका विस्तार क्या है, अनंत तक है। बिल्कुल डाउट किसी को ना हो। अब आप बताइए, इस चादर के कारण, ये चादर आपके पास है, इसके कारण किसी भी बिंदु पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हैं तो मैं आपसे फिर पुनः कह दूं कि ये आपने कहा चादर ये एक्स एक्सिस के क्या है? लंबवत रखी है। आप जरा देखिएगा ये वाई एक्सिस आपके पास बनेगी और ये क्या बनेगा आपके पास? जेड एक्सिस बनेगा। तो अब इस चादर के आर पार आप चाहें तो एक आयताकार, क्या ले लें? एक आयताकार समषटभुज ले लें, या आप इस चादर के आर पार एक इमेजिनरी बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ इमेजिन करें। तो आप दोनों चाहे तो ले सकते हैं। अब यदि बात करें हम लोग कि चादर के आर पार हम एक आयताकार, प्लीज क्या लेते हैं? एक आयताकार समषटभुज ले लेते हैं गॉसियन पृष्ठ के लिए, ताकि तो ये आप देखिए इधर एक आयताकार समषटभुज आकार का आप गॉसियन पृष्ठ खींचने जा रहे हैं। बिल्कुल आपको डाउट ना हो। तो यहाँ पर ये आपके पास एक आयताकार समषटभुज के आकार का आपने ले लिया है। किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप बेलनाकार भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? बेलनाकार भी सरफेस ले सकते हैं। ये देखिएगा। अब आप बताइए कि जो सरफेस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, पॉजिटिव चार्ज है, तो देखिएगा पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस आउटसाइड की ओर होंगी। आप देखते हैं एरिया वेक्टर भी क्या होगा? आउटसाइड की ओर। यही बात इधर भी होगी। पॉजिटिव चार्ज है देन इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की ओर जाती हुई, और हमारे पास सरफेस वेक्टर भी क्या होगा? ये देखिएगा इधर बनेगा। बट अभी जो प्लेन एरिया हमारे पास बनी हुई है, एक देखिएगा, ये देखिएगा, अभी से हम आयताकार पृष्ठ को ऐसे मानते तो इसके अलोंग देखिए ये तो बन गया, बट इसके अलोंग देखिएगा ई और डी एस क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, निश्चित बात है। और इसके अलोंग भी देखिएगा, ये देखिएगा इधर है और डी एस आपका क्या है? इधर है। तो यानी जो हमारे पास ये पृष्ठ सरफेस है 1 और 2, इसके अलावा जो भी सरफेस मेरे पास है, देखिएगा जरा 3, 4 और जो 5 और इसके पीछे का हिस्सा जो है 6, यानी 3, 4, 5, 6, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है? सभी जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आउटसाइड की ओर है, बट फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। प्लीज देखिएगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे हैं तो जो ये आपके पास एरिया है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, उसके कारण तो फ्लक्स होगा, बट आप देखिएगा वाई एक्सिस के कारण, वाई एक्सिस के अलांग जो एरिया है उसके कारण कोई फ्लक्स नहीं होगा। ऐसे ही जेड एक्सिस के अलांग जो भी एरिया है उसके कारण भी कोई फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि आप 3, 4, 5, 6 जो देखते हैं सरफेस, इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होने का कारण है, क्योंकि ई और डी एस के बीच में कोण कितना बनेगा? 90 बनेगा। तो अब आप देखिएगा इसे इनफाइनाइट लेंथ की मान चुके हैं, तो हम आपसे बात करते हैं कि जो काल्पनिक या गॉसियन पृष्ठ जो आपने लिया है, गॉसियन पृष्ठ के कारण या गॉसियन पृष्ठ से, प्लीज
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब जरा देखिएगा फ्लक्स किससे कारण गुजरेगा, φ1 φ2 इसमें 6 फलक हैं, φ3 φ4 φ5 φ6। आप देखिएगा φ3 φ4 φ5 φ6 के कारण फ्लक्स क्या बनेगा, 0 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास है वो क्या है, E और DS के बीच जो कोण है वो कितना है, 90 है। बट φ1 और φ2 के लिए कितना है, 0 है। तो यहाँ से क्या बनेगा, पहले पृष्ठ के कारण ES और दूसरे पृष्ठ के कारण भी क्या बनेगा, ES। यहाँ पर बिल्कुल दिक्कत ना हो, ES cos 0 और दूसरे पृष्ठ के कारण भी क्या बन जाएगा, ES cos 0, ES cos 0। तो आप देखिएगा cos 0 का मान 1, तो ये बन गया ES और ये भी क्या बन गया, ES बन गया। क्या बन गया, ES बन गया। अब आप देखिएगा फाई इक्वल, तो आप इक्वेशन देखें, फाई इक्वल क्या बन गया, 2ES बन गया, इक्वेशन 1। अब आप जरा देखिएगा यहाँ पर हम बात करें कि गॉस थ्योरम से, बाय गॉस लॉ से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। गॉस लॉ से आप जानते हैं फाई इज इक्वल टू क्या बनता है, ओनली 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू। हम जब यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा को डिफाइन करते हैं, क्योंकि एक अनंत विस्तार की चादर है तो यहाँ पर एरिया होगी, और एरियल चार्ज डेंसिटी के लिए हम क्या करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी या आवेश के पृष्ठ घनत्व की बात करते हैं। हम मान लेते हैं कि आवेशित चादर का आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है। तो आप जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्या बनता है, Q/S बनता है। क्या बनता है, Q/S। तो Q बराबर क्या बनेगा, सिग्मा S बनेगा। क्या बनेगा, सिग्मा S बनेगा। तो चूंकि यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू जो टोटल सिग्मा की वैल्यू सिग्मा क्यू आएगा, तो ये बनेगा सिग्मा S बन जाएगा 1/ε0 इंटू क्या बनेगा, सिग्मा S बनेगा। ये फाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 देखिए लेफ्ट पार्ट बराबर है, तो राइट पार्ट भी क्या होंगे, बराबर होंगे। राइट पार्ट भी क्या होंगे, बराबर होंगे। देन आप 2ES इज इक्वल टू क्या बनेगा, सिग्मा S बटे ε0, SS कैंसिल हो गया, तो E बराबर सिग्मा बटे 2ε0। ये देखिएगा ये किधर है बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये आउटसाइड। क्या बनेगा, आउटसाइड। मैं आपसे कहूँगा ये सिग्मा इज ग्रेटर देन 0, तो ये क्या बनेगा, आउटसाइड। और सिग्मा इज लेस देन 0, तो ये क्या बन जाएगा, इनसाइड। प्लीज, एक आवेशित चादर जो कि अनंत विस्तार है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान देखिएगा दूरी पर डिपेंड नहीं करता है। तो आपसे फिर मैं बता दूं कि यदि ये चादर हमारी क्या है, अनंत विस्तार है, तो इसके कारण आप देखेंगे किसी भी बिंदु पर इस प्रकार इसके पैरेलल बिंदुओं पर, यानी ये मेरे पास आवेशित चादर है, तो इसके समांतर कोई भी आप तल लेंगे तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है तो आउटसाइड, और नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, इनसाइड। तो आपने देखा अनंत विस्तार की एक समान आवेशित चादर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाय गॉस लॉ कितने आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, ये आप देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास सिग्मा बाय 2ε0 इन 2ε0 है, जो कि डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। हेडिंग में ही हमारे पास सारी चीज़ छुपी होती हैं। देखिएगा हेडिंग में क्या लिखा है, अनंत विस्तार की चादर। और हम चाहें अभी बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर आयताकार समषट्भुज के आकार का गॉसियन पृष्ठ लेने पर क्या होगा, थोड़ी हमारे लिए आसानी होती है कि हम समझा सकें कि E और DS कैसे आपके पास किस प्रकार से है। थैंक यू।